नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योति एजुकेशन ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं AR चौधरी आपके लिए लेकर आया हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसमें आप घर बैठे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आज हम जो क्लास करने वाले हैं, जो हमने पीछे जो बैच अनाउंस किया था, जो मैथ और रीजनिंग का स्पेशल बैच था, उसकी ही हम यहाँ पे आज क्लास स्टार्ट करेंगे। और उस मैथ रीजनिंग स्पेशल जो बैच था, इस बैच के अंदर आज मैथ की पहली क्लास है, जो डेमो क्लास रहेगी अपनी। और इस डेमो क्लास आज है एक तो, और एक डेमो क्लास रहेगी कल, यानी अपने को 2 डेमो क्लास मिलेगी मैथ की। और उसके बाद में केवल और केवल हम इस बैच को ज्ञान ज्योति एजुकेशन ग्रुप की ऐप के ऊपर अपन केवल देख सकेंगे, इसके अलावा कहीं पर भी इसको नहीं देख सकते हैं। हाँ, ये डेमो क्लास ऐप के ऊपर भी आपको मिलेगी और साथ ही साथ में आपको यूट्यूब पर भी ये अपने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की पहला जो सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करने वाले हैं। और नंबर सिस्टम जो स्टार्ट करेंगे, और नंबर सिस्टम को ही हम कंटिन्यू रखेंगे। ये अपना डेमो क्लास रहेगी। फर्स्ट क्लास आज है, सेकंड क्लास कल रहेगी, और ऐसे करके अपने पास में जितना भी टाइम अपने को नंबर सिस्टम में लगा है वो लगता रहेगा, लेकिन अपनी केवल डेमो के रूप में 2 क्लास सीखने को देखने को मिलेगी। चलिए हम शुरू करते हैं आज के सेशन को, और नंबर सिस्टम से हम इसको शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर सिस्टम जो पढ़ने वाले हैं, तो नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्या क्या। आज की जो क्लास होगी, इस क्लास के अंदर हम नंबर सिस्टम के 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम डिजिट्स क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे, पेस वैल्यू और डिजिट्स की क्या होती है वो देखेंगे, पेलेस वैल्यू क्या होती है डिजिट्स की वो देखेंगे, और नंबर्स कौन कौन से होते हैं, उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो साथियों, डिजिट्स का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि यानी यहाँ डिजिट्स का मतलब होता है अंक, यानी हम अंक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो अंक होंगे उन अंकों के बारे में पढ़ेंगे। पेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स, इसका मतलब होता है अपने पास में कि जो अंक है, अंक का जातीय मान। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अंक का जातीय मान। और इस अंक के जातीय मान के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि किसी अंक का जातीय मान क्या होगा। और साथ ही साथ में अपने पास पेलेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स जो है, इसका मतलब होता है अंक का स्थानीय मान, अंक का स्थानीय मान। और इस अंक के स्थानीय मान के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। एग्जाम में काफी सारे इन दोनों टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नंबर्स, नंबर्स का मतलब तो आप समझ गए कि संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे कि संख्या होती क्या है। अब देखो, हम इसे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसके 4 टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपन ये तो देखें कि नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम होती क्या है, इसके बारे में क्या होता है। नंबर्स का मतलब हम जानते हैं कि नंबर्स का मतलब होता है संख्या। यानी इस नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में क्या पढ़ेंगे कि जो संख्या होती है, इस संख्या के जितने भी गुण हैं, उन गुणों का अध्ययन जो हम करते हैं, संख्या के जो गुण हैं उन संख्याओं के गुणों का अध्ययन करते हैं। और इस संख्या कितनी प्रकार की होती है, यानी विभिन्न प्रकार की जो संख्याएं होती है, इन विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और इन विभिन्न प्रकार की संख्याओं के गुणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है हमारे पास में, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, समझ में आया होगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है। और नंबर सिस्टम अपन पढ़ने वाले हैं वो रियलिटी में है क्या, कि विभिन्न प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती है, जितने भी नंबर्स होते हैं, उनका जो अपन गुणों का बारे में, उनकी जो कैरेक्टर है उनके बारे में अगर जो अपन स्टडी करने वाले हैं, वो ही अपने पास में क्या है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक है डिजिट। और डिजिट के बारे में हमने अभी देखा था कि डिजिट्स का मतलब क्या होता है, अपने पास में अंक होता है। डिजिट्स का मतलब क्या होता है, अंक होता है। ये अंक होते क्या है, देखो हम अंक गणित जानते हैं कि अंक गणित के अंदर जो अंक गणित अपने पास में होती है, जिसको अपन अर्थमेटिक मैथ बोलते हैं, अंक गणित जो बोलते हैं,
अंक गणित में लिखने के लिए हमने अपने को क्या है कि किसी भी चीज को लिखेंगे, अंक गणित में किसी भी डिजिट को अपने को लिखना है, तो अंक गणित में किसी भी डिजिट को लिखने के लिए कुछ संकेतों की आवश्यकता होती है, और इन संकेतों को ही क्या बोलते हैं अपन, अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। यानी अंक गणित में अपने को लिखने के लिए कुछ संकेत की आवश्यकता होती है, और ये संकेत ही क्या कहलाते हैं अपने पास में, डिजिट्स कहलाते हैं। अच्छा, ये डिजिट्स होते कौन कौन से, अंक रियलिटी में होते कौन कौन से, तो मेरे प्यारे साथियों अगर अंक की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कुल मिला के अपने पास में अंक गणित में कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। और इन 10 डिजिट की सहायता से ही हम जीरो से लेके लाखों करोड़ों अरबों खरबों जहां तक अनंत तक, यानी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक कितनी भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं। लेकिन उनमें रिक्वायरमेंट केवल कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक हमारे पास में कंप्लीट होते हैं। तो ये तो हो गया अपने पास में एक तरीके डिजिट की नॉलेज, डिजिट होता क्या है। अब इस डिजिट से कई बार अपने को बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, घुमा घुमा कर अपने को क्वेश्चन पूछता है। अब अपने को ये तो पता चल गया कि 10 डिजिट होते हैं। डिजिट का मतलब केवल एक संख्या, एक अंक जो लिख रहे हैं अपन, केवल एक अंक के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर अगर छोटा सा पर्सन यहाँ पे स्टार्ट करूं और मैं छोटी सी चीज आपको पूछना स्टार्ट करूं कि मेरे को मान के चलो कि 20 तक नंबर लिखने हैं, 20 तक मेरे को मान के चलो गिनती लिखनी है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अपने को 20 तक क्या लिखनी है, कोई गिनती लिखनी है। तो क्या 20 तक गिनती लिखने के लिए अपन 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये कितने हो गए, 10। और जैसे 11 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे देखो 11 है, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 और ये कितने हो गए, 20। हमने ये नंबर लिखे हैं। अब 20 तक गिनती लिखने के लिए मेरे को यहाँ पे देखो 20 तक गिनती मैंने लिखी है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि 20 तक गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो देखो मेरे साथियों कि 20 तक जब हम गिनती लिख रहे थे तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक मैंने यहाँ पे लिखा है। कहां तक लिखा है, 10 तक मैंने यहाँ पे लिखा है। अब जैसे ही मैंने 9 तक लिखा तो मेरे पास में प्रत्येक संख्या में एक एक अंक आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने 10 लिखा तो यहाँ पे 1 और 0, यानी यहाँ पे कितने अंक आ गए, 2 अंक आ गए। अब संख्या तो एक ही, लेकिन अंक कितने हो गए, 2 हो गए। यानी कुल मिला के अगर बात करें तो 1 से 10 तक अगर गिनती लिख रहे थे तो 1 से 10 तक की गिनती लिखने के अंदर अपने पास में क्या हो गए, 1 से 9 तक तो 9 अंक तो ये हो गए, और 10 लिखा तो 2 अंक ये हो गए। यानी कुल मिला के 1 से 10 तक गिनती लिखा तो उसमें कितने अंकों की जरूरत पड़ी, 11 अंकों की अपने को जरूरत पड़ी। इसी प्रकार अगर 11 से लेके और 20 तक में अगर लिखता हूं, 11 से लेके कहां तक चलता हूं, 20 तक, तो प्रत्येक में देखो 2-2 अंक अपने को दिख रहे हैं। यानी 10 संख्याएं हमने लिखी है, प्रत्येक में 2 अंक है, तो टोटल अंक कितने हो गए, 20 हो गए। तो 20 अंक तो अपने को 11 से लेके 20 तक में हो गए, और 1 से लेके 10 तक में 11 हो गए। यानी अगर टोटल कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोटा मोटा, तो अपने पास में 1 से लेके 20 तक जब गिनती लिख रहे थे तो यहाँ पे अपने को 11 तो 1 और 20 1, यानी टोटल कितने मिला के कितने हो गए, 31, यानी 31 अंकों की आवश्यकता होगी। तो यही अपना आंसर होगा। यानी 1 से 20 तक की अगर गिनती लिखते हैं तो अपने को कितने अंक चाहिए, कितने डिजिट चाहिए, तो 31 डिजिट्स अपने को चाहिए। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि अंक डिजिट्स होते क्या हैं, और इससे हम क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करते हैं। भाई अंक डिजिट क्या होंगे और इससे हम क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अब इसके अंदर थोड़ा सा अपन और लेवल में लेके चलते हैं कि हाँ इसको और किस तरीके से पूछा जाएगा। अगर सपोज करो, मान के चलो कि मैं आपको पूछता कि 1 से 50 तक की जो संख्या लिखेंगे, 50 तक की संख्या में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ये लो, आवश्यकता
है। अपना क्वेश्चन ये हो गया, 1 से लेके 50 तक अगर कोई संख्या लिखते हैं तो कितने अंक रिक्वायरमेंट होंगे, ये अपना क्वेश्चन है। जब 1 से लेके अपन 50 तक कोई संख्या लिखते हैं तो कितने अंक रिक्वायरमेंट होंगी ये। तो आप जानते हो कि इस 1 से लेके अगर 50 तक की कोई संख्या है और इसका सॉल्यूशन अपने को निकालना है तो क्या करेंगे कि 1 से लेके 9 तक जब लिख रहे थे तो 1 से लेके 9 तक कितने हो गए थे अपने पास में, टोटल मिला के 9 अंक हुए थे। अच्छा, जैसे 11 से लेके और मैं 50 तक कोई संख्या लिखता हूँ तो क्या टोटल 11 से लेके 50 तक अपने पास में कितनी संख्या होगी, 41, 41 संख्याएं होती है। कितनी होती है, 41 संख्याएं होती है। और इन 41 संख्याओं, सॉरी 10 से लेके और अपने पास में कहां तक 50 तक कितनी संख्या होती है, 41 संख्याएं होती है। और प्रत्येक संख्या में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं। अगर यहाँ पर बात करूं तो क्या अपने पास में टोटल कितने हो जाएंगे, 82, कितने हो जाएंगे, 82 अंक यहाँ पे जरूरत पड़े। अगर टोटल ऑन एवरेज में यहाँ पर देखूं कि अपने पास में टोटल कितने होंगे तो 91, यानी अपने पास में 1 से 50 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे 91 अंकों की जरूरत पड़ेगी, यानी 91 अंक अपने को चाहिए होंगे। तो आप डिजिट्स का मतलब समझ रहे होंगे कि डिजिट्स का मतलब क्या होता है कि 1 से लेके 50 तक की संख्या में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी अपने को, 91 अंकों की रिक्वायरमेंट पड़ी है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन डिजिट से रिलेटेड में, कि अगर मेरे को यही प्रश्न पूछता कि 1 से 100 तक जो संख्याएं हैं उनमें कितने अपने पास में डिजिट्स होंगे, कितने डिजिट्स होंगे अपने को, ये अपने को बताना है कि कितने डिजिट्स अपने पास में यहाँ पे होंगे। अच्छा, 1 से लेके और 50 तक की संख्याओं में अगर डिजिट्स की बात करते हैं तो देखो 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में जब डिजिट्स की बात करेंगे तो अपन 1 से लेके 100 तक में, तो 1 से लेके 9 तक तो आप सभी जानते हो वही कंडीशन रहेगी, कितने अंक रहेंगे, 9 अंक रहेंगे। और जैसे 10 से लेके और मैं कहां पे जाता हूँ 99, कहां तक जाता हूँ 99, तो 1 से 10 से लेके 99 तक प्रत्येक संख्या में कितने अंक है, 2 अंक है। लेकिन 10 से लेके और 99 तक की अगर संख्याओं की बात करते हैं तो ये टोटल कितनी संख्या होती है, ये 90 संख्या होती है, 90 संख्या होती है, 90 होती है, कितनी होती है, 90 संख्याएं होती है। और जब 90 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 यानी 180 अंक अपने को मिलते हैं। लेकिन अपने पास में 1 से 100 तक लिखना था तो 100 संख्या एक और बच गई, क्योंकि यहाँ पे तो अपन ने केवल कवर कितना किया था, 99 तक, 99 तक कवर किया था। और जैसी 100वीं संख्या को कवर करते हैं तो 100 में अपने आप में कितने का होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो हम टोटल मिला के यहाँ पे अगर सभी का सम करते हैं 1 से 9 तक 9 हो गए, और 10 से लेके 99 तक 180 हो गए, क्योंकि 90 अपने पास में टोटल होते हैं, 100 में 3 होते हैं, और टोटल मिला के समीशन जब अपन करते हैं तो 192 कितने होते हैं, 192, यानी अपने पास में 192 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 192 अंक होंगे। अच्छा, ये तो हो गया अपने पास में एक प्रश्न पूछने का तरीका कि अंकों की संख्या कई बार पूछ ले। अब आप सभी जानते हो कि कुछ भी अपने को पूछेगा तो अपन यहाँ पे एक तरीका सीधा देंगे कि 1 से लेके 9 तक में तो प्रत्येक संख्या में कितने अंक होते हैं, अपने पास में होंगे कितने, 1 अंक होगा। प्रत्येक संख्या में कितना होगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, प्रत्येक संख्या, तो प्रत्येक संख्या में कितने अंक होते हैं, प्रत्येक संख्या में अपने पास में होंगे यहाँ पे, प्रत्येक संख्या में अपने अंक हो जाएंगे यहाँ से, देखो 1 मिनट, प्रत्येक संख्या में अपने पास में कितने अंक होंगे, 1 अंक होंगे। यहाँ लिख देता हूं मैं प्रत्येक, और हो जाएगा संख्या, प्रत्येक संख्या में अपने को 1 अंक मिल रहा था। अच्छा, अगर 10 से लेके और 99 तक की बात करूं तो 10 से लेके 99 तक जो भी संख्याएं होंगी उस संख्या में कितने होते हैं, 2 अंक होते हैं। अगर मैं 100 से लेके और 999 तक की बात करूं तो यहाँ पे कितने अंक होते हैं, 3 होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में अगर 1000 से मैं स्टार्ट करूं और 9999 तक की अगर बात करते हैं तो कितने अंक होते हैं, 4 होते हैं। और ऐसे ही अपने पास में 10,000 यहाँ पे हो गया। और जैसे हम यहाँ से क्या करेंगे कि 10,000 संख्या के ऊपर चलते हैं और 10,000 संख्या के ऊपर चलेंगे तो 10,000 संख्या में कितने अंक होंगे अपने पास में, देखो 4 हो जाएंगे। 10,000 में कितने हो जाएंगे, 4। 10,000 से कहां तक हो जाएगा, 99,999 तक अपने पास में कितने अंक मिलेंगे, 5 अंक अपने को मिलने वाले हैं। ऐसे ही प्रकार अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे चलते रहेंगे और अपने पास में संख्या होती रहेगी। आप काउंट कर सकते हो दोनों के बीच में कितनी संख्या कीजिए में, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये तो था अपने पास में डिजिट से संबंधित प्रश्न। अच्छा, इस डिजिट से संबंधित प्रश्न में कई बार अपने को घुमाकर भी प्रश्न पूछ लेता है। कैसे पूछ लेता है, देखो
कि अब की बार प्रश्न इसका ये नहीं होता कि कितने अंक होंगे, अब की बार प्रश्न ये होता कि 1 से 100 तक की संख्या में, 100 तक की संख्या में जो एक कितनी बार आता है, यानी एक अंक जो है वो कितनी बार आता है, कितनी बार अपने पास में आता है, ये आंसर अपने को देना है। कि 1 से अगर 100 तक कोई संख्या लिखूं और 1 से लेके 100 तक संख्या लिखने में अपने पास में जो एक है वो कितनी बार आएगा, अपना प्रश्न अब की बार ये होगा। अब साहब एक कितनी बार आएगा ये तो देखना पड़ेगा। अब एक कितनी बार आएगा तो देखो यहाँ पे अपन पता कैसे लगाएंगे। तो अपन जानते हैं 1 से लेके अगर 9 तक में संख्या लिखता हूं तो 1 से 9 तक संख्या में अपने पास में एक कितनी बार आता है, एक बार आता है, केवल एक लिखते हैं तब। और जैसे 10 से लेके और मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, मान के चलो 20 तक गया, तो 10 से लेके 20 में जाऊंगा तो आप जानते हो कि एक तो 10 होता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये कितने हो गए 20। तो यहाँ पे देखो जब हम यहाँ पे चल रहे थे तो यहाँ पर अपने पास में 10 में भी एक अंक आ गया, 11 में 2 आ गए, यहाँ 12 में 1, 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1, 16 में 1, 17 में भी 1, 18 में भी 1, 19 में भी 1 आ गया। तो यानी कुल मिला के अपने पास में अगर ऑन एवरेज यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अपने पास में 11 बार अंक आते हैं। कितने आते हैं, 11 बार एक आता है। तो ये लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितने बार आया, 11 बार तक एक आ गए। अब जैसे 21 से स्टार्ट करेंगे तो 21 पे एक आएगा, 31 पे आएगा, 41 पे आएगा, 51 पे आएगा, 61 के ऊपर आएगा, 71 पे आएगा, 81 पे आएगा और 91 पे आएगा। और 91 के बाद में अपने पास में देखिए तो 100 में भी आता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 9 बार अपने पास में ही आएगा। यानी 21 से लेके और 100 तक लिखें तो कितने बार आएगा अपने पास में, 9 बार। वापस काउंट कर लेते हैं अपने एक बार और, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार आएगा। तो टोटल मिला के अपने पास में यहाँ काउंट करेंगे तो 21 यानी 21 बार कितना बार आएगा, एक आएगा। यानी आप ये भी अगर पूछे आपसे कि 1 से लेके अगर 100 तक की कोई संख्या लिखते हैं तो एक कितनी बार आता है, तो अपने को इस तरीके से भी कई बार 2 पूछ लेता है, कभी 3 पूछ लेता है, कभी 4 पूछ लेता है। अगले के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या पूछेगा और किस तरीके से अपने को क्वेश्चन पूछने वाला है, अपने को उसके अकॉर्डिंग क्या देना है, आंसर देना है। तो उम्मीद है दोस्तों ये डिजिट समझ में आएंगे कि अंक रियलिटी में होते क्या है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे अपन जैसे चलते हैं तो अपने पास में पेस वैल्यू और पेलेस वैल्यू अपने को पढ़नी है। तो जैसी पेस वैल्यू और पेलेस वैल्यू हम पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आप समझोगे कि पेस वैल्यू रिलेटिव में होती क्या है और पेलेस वैल्यू भी क्या होती है। अच्छा हम जो पढ़ रहे थे वो अभी पढ़ा है केवल और केवल हमने क्या, केवल क्या पढ़ा हमने, केवल पढ़ा है हमने डिजिट्स, अंक रिलेटिव में होते क्या है। तो अंक के बाद में तो अब चलने वाले हैं अपने पास में, एक मिनट दोस्तों ये फाइल थोड़ी सी बंद हो गई, इसको वापस री ओपन कर लेता हूँ मैं और चलते हैं। अपन कहाँ थे, यहाँ पर थे, यहाँ तक हो गया था अपने पास में और ये बोर्ड के अंदर अपने वापस ओपन कर लिया। यानी अपने पास में कहां तक हो गया था कि 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखते तो एक कितनी बार आता है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट में जैसे चलेंगे तो अपने को पढ़ना है पेस वैल्यू और डिजिट्स। यानी अपने को यहाँ पर पढ़ना क्या है, देखो पेस वैल्यू, पेस वैल्यू का मतलब होता है उसकी जातीय मान, अंक का जातीय मान, अंक का जातीय मान अपने को यहाँ पे पढ़ना है। अब देखो अंक का जातीय मान होगा क्या, अगर अंक के जातीय मान के बारे में हम बात करते हैं तो किसी संख्या का, किसी अंक का, संख्या नहीं अंक लिखेंगे, किसी अंक का स्वयं का मान, स्वयं का मान यानी खुद का मान कितना है, खुद की औकात कितनी है, वही उसका क्या होता है अपने पास में पेस वैल्यू, अंक का जातीय मान होता है। क्या होता है, अंक का जातीय मान होता है। जैसे मान के चलो सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में किसी संख्या का खुद का मान, स्वयं का मान, वो चीज समझनी है अपने को कि अपने सेल्फ उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी स्वयं की अपने पास में वैल्यू कितनी है, वही उसका क्या होता है पेस वैल्यू अपने पास में होती है। जैसे पर्सन ये होता 2, 3, 8, 9 और नीचे में फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखता है यहाँ पे 4, 3, 2,
44892 और इन दोनों ही क्वेश्चनों में मेरा प्रश्न ये होता कि 3 का जातीय मान क्या है, 3 का जातीय मान क्या होगा। अब 3 का जातीय मान मैंने बोला इस अंक का स्वयं का मान जो होगा वही क्या होगा, इसका जातीय मान होगा। इसका 3 का स्वयं का मान होगा वही क्या होगा, इसका जातीय मान होगा। तो 3 के अगर स्वयं की मान की बात करते हैं तो 3 का मान 3 ही तो होता है, तो ऊपर वाले के अंदर भी यहाँ पे 3 है और नीचे वाले में 3 यहाँ पर है। अब इस 3 के बाद में यहाँ पे 4 नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे 2 नंबर लिखे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ पे जातीय मान पूछा है और जातीय मान का मतलब होता है किसी अंक का स्वयं का मान। तो दोनों क्वेश्चनों का अगर आंसर की बात करते हैं तो दोनों क्वेश्चनों का आंसर ही कितना होगा हमारे पास में, 3 होगा। दोनों का आंसर कितना होगा, 3 होगा। ये किसी अंक का जातीय मान की बात कर रहे हैं अपन, किसी अंक के जातीय मान की अपन बात कर रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा एक आगे बढ़ते हैं, स्टेप और आगे चलते हैं अपने पास में कि जैसे सपोज दैट मान के चलो कि आगे वाले स्लाइड खोल लेता हूं, 1 मिनट। हमने फेस वैल्यू पढ़ ली ना। अच्छा, और अब पढ़ेंगे अपन इसका कौन सा मान, फेस वैल्यू के बाद में फेस वैल्यू होगी अपने पास में, और अब पढ़ेंगे अपन पेलेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू पढ़ेंगे, पेलेस वैल्यू। किसी भी डिजिट की पेलेस वैल्यू होती क्या है, पेलेस वैल्यू के बारे में अपने को यहाँ पे पढ़ना है। अच्छा, किसी अंक की पेलेस वैल्यू होगी क्या, किसी अंक की जो अपने पास में पेलेस, पेलेस का मतलब होता है स्थान, पेलेस का मतलब क्या होता है, स्थान, यानी अंक का स्थानीय मान, अंक का स्थानीय मान। और किसी भी अंक का जो स्थानीय मान होता है वो क्या होगा, उसी को हम क्या बोलने वाले हैं, उसी को हम बोलने वाले हैं पेलेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स, यानी किसी अंक का स्थानीय मान। तब स्थान का मतलब क्या होता, देखो कि हम जो संख्या में जो हम संख्या लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे कुछ लिखते हैं अपन। जैसे यहाँ पहले लिखते हैं अपन यहाँ पे इकाई, फिर यहाँ पे लिखते हैं दहाई और यहाँ पे लिखते हैं सैकड़ा, और इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते रहेंगे, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से चलते रहेंगे। तो जो अपने पास में ये लिखने का जो पैटर्न होता है, इसमें उसकी पोजीशन क्या है, उसका स्थान क्या है, वो कौन से स्थान के ऊपर बैठा हुआ है, कि इकाई स्थान पर बैठा हुआ है, दहाई स्थान पर बैठा हुआ है, सैकड़ा स्थान पर बैठा हुआ, कौन से स्थान पर वो बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यू देनी होती है। देखो इसको एग्जांपल समझते हैं। या फिर अगर स्थानीय मान की बात, या अपन स्थानीय मान की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैं यहाँ लिखूं किसी संख्या में, किसी संख्या में अंक का स्थान, अंक का स्थान वो क्या होगा अपने पास में, वो होगा अपने पास में उसका पेलेस वैल्यू। क्या होगी वो, उसकी पेलेस वैल्यू अपने पास में होगी। अब कैसे होगी, देखो मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, पहला क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ मैं, मेरा है 2, 4, 8, 9, और सेकंड क्वेश्चन मेरे पास में यहाँ पे है 2, 4, 8, 9, 2, 6 और ये 3। और इसमें मेरा प्रश्न ये है कि दोनों ही प्रश्नों में मेरा प्रश्न ये होगा कि अपने को बताना है 4 का स्थानीय मान। ऊपर वाले में भी क्या बताना है अपने को, 4 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, और नीचे वाले में भी अपने को क्या बताना है, 4 का स्थानीय मान। दोनों में ही हम 4 का स्थानीय मान की बात करेंगे। अच्छा, ऊपर वाले में जब 4 के स्थान की मान बात करते हैं तो देखो 4 कहाँ पे है, ये रहा। अब ये कौन सी पोजीशन पे बैठा है, ये बैठा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इसका आंसर सैकड़ा में होगा। कितना सैकड़ा होगा, कि 4 सैकड़ा में बैठा है तो 4 को तो 4 लिखेंगे। अब इस 4 के बाद में पीछे कितने डिजिट है, 2, तो इसके आगे उतनी ही 0 लगा देंगे, यानी अपने पास में इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 400। वैसे ही अपन नीचे वाले 4 की बात करेंगे, इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 का 4 लिख दिया। अब इस 4 के बाद में यहाँ पे कितने डिजिट्स अपने पास में यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसके आगे कितनी 0 लगाएंगे, 5 0 हम और लगा देंगे। ये लोग ये 5 0 लगा देते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो 4 लाख है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या होगा, ये इसका है अपने पास में पेलेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स, अंक का स्थानीय मान। ये तो बात हो गई अपने पास में नॉर्मल नंबर्स की, कि नॉर्मल जो साधारण संख्या होती है उनका स्थानीय मान और जातीय मान हम किस तरीके से निकालेंगे। अब बात करते हैं, थोड़ा सा लेवल में चलते हैं। लेवल में चल के अपन पॉइंट वाले यानी डेसिमल के अंदर, दशमलव के अंदर कोई संख्या अपन लिखते हैं। जैसे मान के चलो
मैं यहाँ पे लिखता 1.732, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है 1.732। और मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, 3 का स्थानीय मान चाहिए साहब। क्या चाहिए मेरे को, 3 का स्थानीय मान चाहिए। मैं 3 का स्थानीय मान होगा, यानी ये संख्या जो हमने डेसिमल में लिखी है, इस डेसिमल वाली संख्या का अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे स्थानीय मान अपने को चाहिए। तो जब यहाँ पे स्थानीय मान की बात करते हैं 3, तो 3 यहाँ पे है अपने पास में, लेकिन अब की बार यहाँ पे क्या है, डेसिमल है। यहाँ पे अपने को क्या दिया उसने, पॉइंट दिया है, डेसिमल दिया है, दशमलव दिया है। तो फिर क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, हम एक नियम जानते हैं। नियम ये होता है अपने पास में कि अगर कोई संख्या के पॉइंट है तो उस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर वाले भाग को अंश बोलेंगे, नीचे वाले हर को, यानी इसको एक तरीके से भिन्न के रूप में लिखेंगे, यानी p बटा भिन्न के रूप में लिख देंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो ये 1.732 है। तो इस पॉइंट वाली संख्या को उठाने के लिए नीचे कितनी जीरो लिख देंगे अपन, 3 जीरो लिख देंगे, क्योंकि 3 संख्या के बाद में 3 अंकों के बाद में पॉइंट है, तो ये अपने पास में हो गया। अब अपने को यहाँ पे 3 का क्या बताना है, इस 3 का बताना है अपने को यहाँ से, क्या इस 3 का बताना है यहाँ से अपने को इसका जातीय मान, इसका क्या बताना है, सॉरी इसका स्थानीय मान बताना है। जब इस 3 का स्थानीय मान बताएंगे तो इकाई ढाई अंक पे है, तो 3 के तो 3 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कितने लिखता हूँ, 3 के तो 3 लिख देता हूँ, और आगे 1 जीरो लगानी है तो 1 जीरो लगा दिया। अब रही बात नीचे, नीचे तो अपने पास में जैसे अंक वैसे के वैसे लिखो, तो ये 1000 थे तो 1000 के 1000 मैंने ऐसे कैसे लिख दिए, ऐसे कैसे लिख दिए। अब लिखने के बाद में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसकी 1 जीरो से इसकी 1 जीरो कटी जाएगी, इतना तो हम जानते ही हैं। तो यानी बच क्या गया यहाँ पे, 3/100, 3/100। और ये 3/100 ही क्या है, इसका अपने पास में स्थानीय मान होगा। क्या होगा यहाँ पे, इसका स्थानीय मान होगा। क्या होगा अपने पास में, इसका स्थानीय मान है। किसका स्थानीय मान है, ये 1.732 में 3 का स्थानीय मान 3/100 होगा। कितना होगा, 3/100 होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किसी संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे और किसी संख्या का जातीय मान कैसे निकालेंगे, और डिजिट्स क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना आज का, और इसको नंबर्स का मतलब होता है संख्या, कि रिलेटिव में संख्या होती क्या है, रिलेटिव में संख्या होती क्या है। सबसे पहले अपन संख्या के बारे में पढ़ते हैं कि संख्या होती क्या है। अच्छा, संख्या के बारे में अगर बात करें तो संख्या अपने पास में क्या होगी कि अपने पास में जो इकाई, दशक और सैकड़ा है, यानी विभिन्न अंकों के जो इकाई, दशक और सैकड़ा है, उनके स्थान पर रखने का जो पद अपने को प्राप्त होता है, उसको रखने पे, जैसे अपने पास में की संख्या है और इस संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये अपने पास में संख्या है। अब अगर आगे सैकड़ा के बाद में अपन हजार भी लिख सकते हैं, हजार के बाद में 10,000 भी लिख सकते हैं, लाख भी लिख सकते हैं। अच्छा, इनका लिखने का लिख लेते हैं अपन, ऐसे संख्याओं को लिखते हैं, और लिखने के बाद में जो अपने को एक पद प्राप्त होगा, एक क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, पद प्राप्त होगा। और ये पद जो प्राप्त होता है यही क्या होता है अपने पास में, संख्या होता है। ये पद क्या होता है अपने पास में, संख्या होता है। यानी किसी इकाई, दाई और सैकड़ा जो अंक है, उन अंकों को, कौन से अंक जो अपने 0 से लेके 9 तक लिखे थे, कौन से अंक जो 0 से लेके हमने कहाँ तक लिखे थे, 9 तक लिखे थे, और जो 0 से लेके 9 तक अंक लिखे थे, इनको इकाई, दहाई, सैकड़ा के पद के रूप में लिखना ही एक तरीके से क्या हो गया अपने पास में, संख्या हो गया। क्या हो गया, संख्या। किसके रूप में लिखेंगे, पद के रूप में इसको लिखेंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए कि संख्या रिलेटिव में होती क्या है, क्योंकि कई बार अपने को संख्या और अंक में फर्क समझ में नहीं आता। अंक अपने आप में एक संख्या होती है, जबकि संख्या जिसमें एक या एक से अधिक अंक मिलकर बनी होती है, जिसको इकाई, दहाई और सैकड़े के पद के रूप में हम उसको लिखते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं और क्या, और यहाँ पे इस अपन संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर, कि ये संख्याएं रिलेटिव में होती कितने प्रकार की है, ये संख्याएं कितने प्रकार की होती है। चलिए दोस्तों, संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रकार जो संख्या का होता है वो होता है अपने पास में प्राकृतिक संख्या। कौन सा होता है, प्राकृत संख्या। ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्राकृतिक, प्राकृतिक
एक मिनट, इसको वापस मिटा के लिखने दो। पहला प्रकार कौन सा है अपना? पहला प्रकार है अपने पास में प्राकृतिक ही संख्या। इसको अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर हम इसको बोलेंगे। अब ये नेचुरल नंबर होता क्या है? देखो ध्यान से सुनना पड़ेगा प्रत्येक संख्या के बारे में। ये नेचुरल नंबर रिलेटिव में होता क्या है? देखो प्राकृत संख्या में नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर का मतलब वो होता है कि कोई संख्या एक से शुरू हो और ये प्लस अनंत तक जाए, 1 2 3 4 5 और ऐसे करके डेट डेट जाए और ये संख्या कहां तक जाए? अनंत तक चली जाए, इनफाइनाइट तक चली जाए, अपरिभाषित संख्या तक चली जाए। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है उन सभी को अपन कौन सी संख्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। लेकिन इस प्राकृत संख्या से मिलती जुलती एक संख्या और होती है जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। और ये पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं वोल नंबर। कौन से नंबर? वोल नंबर अपन इसको बोलने वाले हैं। ये वोल नंबर होता क्या है? देखो ये वोल नंबर और प्राकृत संख्या दोनों मिलते जुलते से हैं। ये वोल नंबर क्या होते हैं कि अगर इस संख्या को हम क्या करें, जीरो से शुरू कर दिया जाए। कहां से शुरू कर दिया जाए? जीरो से शुरू कर दिया तो 0 1 2 3 4 5 और डैश डैश करते करते कहां तक जाए? प्लस अनंत तक चली जाए। तो ये होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या अपने पास में होती है। यानी कोई संख्या अगर एक से लेके प्लस अनंत तक जाए तो उससे बोलेंगे प्राकृत संख्या। अगर कोई संख्या जीरो से लेके और प्लस अनंत तक जाए तो उसे क्या बोलेंगे अपन? उसे बोलेंगे अपने पास में पूर्ण संख्या। तो अपने पास में दो संख्याएं अपन ने पढ़ी है, एक तो प्राकृत संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या क्या होती है। चलिए दोस्तों आगे और बात करते हैं कि आगे वाली संख्या कौन सी होगी। अच्छा, एक संख्या का नाम सुना होगा आपने, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। ये देखो पूर्णांक ये संख्या। तो पूर्णांक संख्या की अगर बात करते हैं तो ये क्या होती है कि अपने पास में ऋणात्मक और धनात्मक कौन सी संख्या होती है? ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती है। और ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं क्या होती है कि माइनस अनंत से लेके और प्लस अनंत के बीच में सारी की सारी संख्याएं होंगी। क्या होगी? माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में सारी संख्याएं होगी। लेकिन ये संख्याएं शर्त ये है कि क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखूं मैं तो ये माइनस का 3 माइनस का 2 और यहाँ पे 0 यहाँ 1 ये 2 ये 3 डैश डैश इधर प्लस तक और इधर माइनस तक। और ये संख्याएं क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। मैंने बोला है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं आप जानते हो जीरो से शुरू लेके और प्लस अनंत तक जानती है। लेकिन ये ऋणात्मक और धनात्मक हो सकती है, यानी प्लस में और माइनस में हो सकती है। वो क्या होगी? पूर्ण संख्याएं होगी। लेकिन इसी के साथ में एक संख्या और होती है जिसका अगर आपने नाम सुना हो तो एक संख्या होती है जिसको आप बोलते हैं इंटीजर। चलो इसमें एक संख्या है, अपने पास में जीरो आता है। मैंने बोला है यहाँ पे एक शब्द बोला, ध्यान से देखना कि वो संख्याएं जो ऋणात्मक और धनात्मक हो सकती है। ऋणात्मक भी हो सकती है और कैसी हो सकती है? धनात्मक भी हो सकती है। जो संख्या ऋणात्मक और धनात्मक तो होगी, जैसे माइनस अनंत -3 -2 -1 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जीरो लिखा है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा है। तो यहाँ पर जो अपने पास में जीरो आया है, ये जीरो एक अलग सा है। तो इसको आप नोट लगा के स्पेशली अपने नोट्स की कॉपी में लिखोगे कि ये जीरो होता क्या है। ये जीरो न तो धनात्मक है, न तो क्या है ये धनात्मक है, और न ही ऋणात्मक है। न ही क्या है? ऋणात्मक है। यानी ये संख्या न तो धनात्मक है और न ही कैसी है? ऋणात्मक है। यानी ये संख्या कैसी है? न तो ऋणात्मक है और नहीं धनात्मक है। जीरो को हम नहीं तो बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, नहीं बोल सकते कि ये क्या है? नेगेटिव है। ये केवल जीरो एक संख्या है। इसको अपन प्लस और माइनस किसी में भी परिभाषित नहीं कर सकते हैं, पहली बात। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे वाली संख्या कौन सी? पूर्णांक के बाद में एक संख्या आती है, आपने सुना तो परिमेय संख्या।
कौन सी संख्या आती है? परिमेय संख्या। अच्छा, ये परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। कौन सा बोलते हैं? रेशनल नंबर। देखो ये रेशनल नंबर क्या होगा, इसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, अपने को देखो इसमें दो कंडीशन ध्यान रखनी है सीधी भाषा में, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाली बहुत खतरनाक, मतलब एक तरीके से जो कहा जाए पूरी संख्याओं में कंफ्यूज करने वाली यही एकमात्र संख्या होती है। कंडीशन दो याद रखनी है। कंडीशन पहली कौन सी है? सुनो, कि जो संख्याएं बटा के रूप में होती है, p बटा q के रूप में होती है, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती है? रेशनल नंबर होती है। जो बटा के रूप में होती है वो क्या होती है? रेशनल नंबर होती है। कंडीशन सेकेंड, कंडीशन सेकेंड ये रहेगी कि कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिसके अपने पास में मान प्राप्त होते हैं, कोई अंक प्राप्त होते हैं, कोई पूर्णांक प्राप्त होता है, कोई क्या होता है? पूर्णांक प्राप्त होता है। यानी ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके मान प्राप्त हो, मान क्या हो? प्राप्त हो। और इन संख्याओं के जो मान प्राप्त होते हैं वो मान कैसे होते हैं? वो मान होते हैं रिलेटिव में पूर्णांक। कैसे होते हैं? पूर्णांक। और पूर्णांक का मतलब तो आप समझिए आगे कि प्लस का भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, यानी प्लस अनंत से माइनस अनंत या माइनस से प्लस अनंत के बीच में हो सकते हैं। इसका मतलब आपको ये समझ में आएगा। दूसरी बात, और क्या होना चाहिए? तो सुनो, और क्या होना चाहिए? मैंने ऊपर लिखा है कोई संख्या भाग के रूप में होनी चाहिए, यानी यहाँ इसका मतलब ये भाग का मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि किसी एक पूर्णांक में, कोई भी एक पूर्णांक प्लस का माइनस का हो सकता है, उस पूर्णांक में किसी दूसरे पूर्णांक का भाग दे दिया जाए तो वो संख्या क्या होती है अपने पास में? वो एक तरीके से परिमेय संख्या होती है। एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग दे दे, यानी बटा के रूप में लिख दे तो वो संख्या क्या होती है अपने पास में? पूर्णांक होती है, पहली कंडीशन। दूसरी, ऐसी संख्याएं जिनके मान प्राप्त हो वो क्या होती है? वो भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ये अपने पास में परिमेय संख्या होगी जो पहले लिख देता हूं मैं, माइनस अनंत से लेकर और ये प्लस अनंत के बीच में होगी। अब इनके एग्जाम्पल अलग अलग लिख देते हैं, जैसे 1/2 प्लस का है क्या? पूर्णांक। माइनस के 3/2 माइनस में क्या है? माइनस का 1, ये भी पूर्णांक है। अच्छा, यहाँ पे 0 लिखूं, ये भी पूर्णांक है। अच्छा, मैं यहाँ पे 3/2 लिख दूं तो ये भी पूर्णांक होगा। यहाँ पे 5/7 लिख दूं तो भी क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पे 5/2 लिख दूं तो भी क्या है? ये भी पूर्णांक है। यानी कुछ ऐसी संख्या जो बटा के अंदर भाग में हो, जैसे मैं यहाँ पे 7 लिख दूं, 7 क्या है? बिल्कुल है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्णांक है, बटा बटा वाली संख्या होती है, अपने पास में परिमेय संख्या होती है। तो ये जितने भी पूर्णांक मैंने लिखे हैं और बटा के रूप में लिखे हैं, और बटा के रूप के साथ साथ में कुछ ऐसे भी लिखे हैं जो बटा के रूप में नहीं है, ये सारे के सारे क्या है अपने पास में? एक तरीके से ये सब परिमेय संख्या होती है। सब क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब ऐसी संख्याएं जिनके मान प्राप्त हो, बिल्कुल ऐसी संख्याएं भी है अपने पास में। चलो एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके मान होते हैं वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता, मैं लिखूं आपके √4, √4 का मान पता है आपको कितना होता है? 2। मैं लिखता यहाँ पे √9, √9 का मान पता है आपको कितना होता है? आप रूट मान का पता होता है अपने पास में कितना? 3। मैं यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 27 लिख दिया। क्यूब रूट ऑफ 27 किसका होता है? 3 का होता है। अच्छा, मैं अगर ट्रिकोनोमेट्री में जाऊं और साइन थीटा कोस थीटा मान के बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख दूं tan 45, tan 45, तो आप जानते हो tan 45 का मान कितना होता है? 1। मैं यहाँ पे लिख देता tan 30, tan 30 का मान भी जानते हो आप कितना होता है? 1/2। अगर मैं यहाँ पे, सॉरी tan 30 नहीं, यहाँ पे 1 मिनट, tan 30 का मान 1/2 नहीं होता है। tan 30 का मान तो अपने पास में कुछ और ही होगा, 1/√3, जो अपने पास में अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ पे लिख दूं मैं, सपोज दैट मान के चलो sin 30 लिख दिया मैंने, तो sin 30 का मान हम जानते कितना होता है? 1/2 होता है। ऐसे ही मैं लिख दूं यहाँ पे cos 60 का मान भी पता है आपको कितना होता है? 1/2 होता है। तो ऐसे कुछ भी मान हो जिनके मान अपन प्राप्त कर सकते हैं, वो सारे के सारे कैसे होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अगर मैं log 1000 की बात करूं, log 1000,
log में logarithm होता है ना, log 1000, तो भी आपको पता है इसका मान होता है, तो इसका मान जो होता है वो भी क्या है, एक तरीके से वो भी एक परिमेय संख्या है। क्या है, वो भी एक परिमेय संख्या है, और इसका मान कितना होता है आप सभी जानते हैं, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम परिमेय संख्या की परिभाषा जो पढ़े हैं उसको याद रख सकते हैं। समझने का तरीका सबसे बेस्ट ये है कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का भाग चला गया, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में चाहे जीरो हो, वो एक तरीके से परिमेय है। दूसरी बात, ऐसी संख्या जिससे मान प्राप्त होते हैं वो भी क्या है अपने पास में, परिमेय संख्या है। वो भी क्या है अपने पास में, परिमेय संख्या है। अब आगे बात करते हैं, तो एक आता है अपने पास में इसी का अगला रूप, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या आता है, अपरिमेय संख्या। जी मेरे दोस्तों, अपरिमेय संख्या का मतलब तो आप सभी जानते होंगे कि इरेशनल नंबर जिसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब देखो ये इरेशनल नंबर होता क्या है, अगर इरेशनल नंबर की बात करें कि जो परिमेय नहीं है, जो क्या नहीं है, परिमेय नहीं है, वो क्या होगी, वो होगी अपरिमेय। वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जो परिमेय नहीं है वो क्या होगी, अपरिमेय होगी। कैसे, जैसे मैंने √3 लिखा, अब √3 का कोई वास्तविक मान नहीं है, ये क्या होता है 1.732 अपन मानते हैं, ये होता है, ये परिमेय नहीं है। मैं √2 लूं, √2 का मान 1.414 होता है, ये भी क्या है, ये वास्तविक मान नहीं है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। मैं √5 लूं तो √5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका भी कोई वास्तविक मान नहीं होता है। ये सारी है। अच्छा मैं बात करूं log 2, log 2, तो log 2 का कोई मान नहीं है। log 3 का भी कोई मान नहीं है। अच्छा मैं यहाँ पे ले दूं sin 45, तो sin 45 का मान आप जानते हो 1/√2 होता है, तो √2 तो क्या है एक तरीके से, देखो √2 क्या है, एक तरीके से अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, इसका कोई वास्तविक मान नहीं है। अवास्तविक मान नहीं है तो ये क्या है, एक तरीके से अपने पास में अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी, यानी जिसका मान प्राप्त अपने को नहीं हो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब सुनो ध्यान से बात, नोट लगा के आपको कुछ बातें यहाँ पे लिखनी है। अब नोट लगा के क्या लिखेंगे कि पहली कंडीशन, अगर जीरो में किसी संख्या का भाग दिया जाए, जीरो में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो आता है जीरो। तो क्या आता है, जीरो। जीरो में अगर किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। दूसरी सेकंड कंडीशन, अगर कोई संख्या है और इस संख्या में भाग दे दो, मैं जीरो का उल्टा दे दिया आपकी बात, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अनंत आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित। क्या बोलेंगे इसे, अपरिभाषित हम कहेंगे। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी कि अगर किसी संख्या में अगर कोई जीरो का भाग देते हैं तो क्या होता है, अपरिभाषित आता है। और तीसरी टर्म से ये होगी अपने पास में कि एक पाई होता है, एक तो लिखते हैं पाई, और पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है अपने पास में कितना, 22/7। अब दो कंडीशन हो गई, तो पाई तो एक ऐसी है अपने पास में अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई का मान है 22/7, ये कैसा है, ये परिमेय संख्या है। ये कैसा है, परिमेय संख्या है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल में कि पाई का मान होता है एक परिमेय संख्या और पाई होता है एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान जो है 22/7 और 22/7 एक भिन्न के रूप में होता है, और भिन्न के रूप में कोई भी मान होता है उसको हम क्या बोल रहे थे भी, परिमेय बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, परिमेय संख्या बोल रहे थे। तो इस प्रकार से हम परिमेय अपरिमेय संख्या को परिभाषित कर सकते हैं। साथ में मैंने दो चीजें एडिशनल आपको बताई यहाँ पे कि जीरो में किसी संख्या का भाग देंगे जीरो, और संख्या में किसी जीरो का भाग देंगे तो अनंत या अपरिभाषित अपने पास में आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलो आगे बात करते हैं। आगे वाली संख्याओं के बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं कि अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, चलो अगली संख्या के बारे में बात करें तो एक होती है अपने पास में वास्तविक संख्या। कौन सी, वास्तविक संख्या। अच्छा वास्तविक संख्या को इंग्लिश में तो आप जानते हैं रियल नंबर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, रियल नंबर हम बोलते हैं। अब इस वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वास्तविक रियल नंबर कोई और नहीं है कि जो परिमेय और अपरिमेय, अगर दोनों संख्याएं कैसी भी हो, दोनों के जो गुणधर्म होते हैं वही क्या है अपने पास में वास्तविक, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का जो सम्मिलित रूप होता है, जो मिश्रित रूप होता है, वही क्या होगा अपने पास में, वही अपने पास में होगा रियल नंबर, वही क्या होगा अपने पास में रियल नंबर। यानी वास्तविक संख्या वो जो है वो परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों का क्या है, एक तरीके से वो दोनों का एक मिश्रित रूप होता है, एक सम्मिलित रूप होता है, उसी हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। ये माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में हो सकती है, माइनस अनंत से लेके ये प्लस अनंत के बीच में हो सकती है, ये कैसी भी हो सकती है, जैसे मैं 10/2 लिखूं, 3/5 लिखूं, रूट के 3/2 लिखूं, 0 लिखूं, 1/2 माइनस में लिखूं, 7/5 लिखूं, कुछ भी लिखूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी की सारी संख्याएं क्या है अपने पास में, सब ये वास्तविक संख्या है। मैं लोग 2 लिखूं तो ठीक है, मैं लोग 1000 लिखूं तो ठीक है, मैं लोग √4 लिखूं तो ठीक है, मैं √5 लिखूं तो ठीक है, मैं रूट के 9 लिखूं तो ठीक है, चाहे कुछ भी हो, जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय संख्या का मिश्रित रूप है। अपने को केवल ये बात याद रखनी है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे वाली संख्या पे। वास्तविक के बाद में कौन सी संख्या अपने पास में आती है, एक आती है अपने पास में काल्पनिक संख्या। कौन सी आती है, काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या आएगी, काल्पनिक संख्या अपने पास में आएगी। देखो फिर गलत हो गया, देखो ये हो गया काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे अपन, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हम बोलते हैं। अच्छा, इमेजिनरी नंबर होता क्या है, देखो रिलेटिव में कोई संख्या अपने पास में रूट में होती है, कोई संख्या किस में होती है, रूट में होती है। और जो रूट में संख्या होती है, लेकिन रूट में संख्याओं के साथ साथ में क्या होनी चाहिए, वो माइनस में भी होनी चाहिए। रूट में संख्या के साथ साथ में किस में होनी चाहिए, माइनस में भी वो संख्या होनी चाहिए। रूट के साथ साथ में कैसी होनी चाहिए, माइनस के अंदर भी वो संख्या होनी चाहिए। अब माइनस के संख्या कौन कौन सी होगी, देखो माइनस में अगर वो संख्या कोई सी भी हो सकती है, माइनस में वो संख्या कोई सी भी हो सकती है, जैसे -1 हो सकता है, -2 हो सकते हैं, -3 हो सकते हैं, -4 हो सकते हैं। कुल मिला के ये डैश डैश अपने पास में कहां तक, माइनस अनंत तक ये संख्या होगी। तो ये सारी की सारी संख्याएं कैसी कहलाएगी, ये काल्पनिक संख्या होती है। केवल किस में होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए। और अपने पास में माइनस में संख्या होती है, और इस माइनस में जो संख्या, माइनस का जो एक होता है, जो माइनस का एक होता है, ये आयोटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आयोटा। आयोटा का सिंबल मैंने लिख दिया यहाँ पे, छोटा आई होता है आयोटा। ये किसके बराबर होता है, आयोटा। छोटे आई के समान होता है, छोटा आई नहीं होता है। आयोटा जैसा ही होता है, छोटा आई जैसा होता है, सेम सही। ये क्या होता है कि ऐसे अपने पास में थोड़ा हल्का सा इधर हो जाता है, और यहाँ पर इस तरीके से होता है, तो ये आयोटा होता है। लेकिन आप एक तरीके से याद रखो, आपको तो केवल होना चाहिए आई के रूप में जो संख्याओं का अपने पास में लेके चलते हैं, वो क्या होता है, आयोटा का रूप होता है। तो ये है एक तरीके से अपने पास में कौन सी संख्या, काल्पनिक संख्या है। कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। अब बात करते हैं काल्पनिक संख्या के बाद में कि आगे और कौन कौन सी संख्याएं होगी। तो काल्पनिक संख्या के बाद में हम बात करेंगे सम संख्या और विषम संख्या। कौन सी संख्याएं, सम संख्या, और एक संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या। इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भली बात से परिचित हो कि सम संख्या किसे कहेंगे और विषम संख्या किसे कहेंगे। सम संख्या तो उसे कहेंगे जिसके अंदर दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, जिसमें दो का जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए।
और जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो क्या होती है, सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और यहाँ तक, कहाँ तक, अनंत तक चली जाएगी। विषम संख्या क्या होगी, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अपने पास में विषम संख्या। से 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, डैश कहां तक, अनंत तक ये चला जाएगा। तो अपने पास में यहाँ पे है। तो अब लेकिन यहाँ पे देखो हमने पढ़ा है सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, और सम संख्या और विषम संख्या पढ़ा है। तो मैंने यहाँ से संख्या जो स्टार्ट की वो 2, 4, 6, 8, 10 से लिखी, यहाँ पे 1, 3, 5, 7 से मैंने स्टार्ट की है। अब यहाँ पर अगर बात कर ले कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो आपसे पूछा जाए सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1। कौन सा होगा आंसर, 1 होगा। कि सबसे छोटी विषम संख्या है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, 1 होती है साहब, बिल्कुल सही है। अब आपको बोले सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे छोटी सम संख्या होती है 0, क्योंकि 0 को क्या माना गया है, 0 है सम, 0 क्या है सम, क्योंकि यहाँ पे अपनी डेफिनेशन क्या है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, और 2 का पूरा पूरा भाग देंगे तो 0 में हम जैसे ही 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। यानी 0 में 2 का भाग कितने बार गया, 0 बार गया, क्योंकि हमने अभी जस्ट पहले पढ़ाई था, हमारा रूल क्या था कि किसी 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0, तो 0 बार गया। तो यहाँ पे सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये तो हो गया अपने पास में सम संख्या और विषम संख्या की बात। अब बात करते हैं अपने पास में 2 और होते हैं, एक तो भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। एक तो होता है कौन सा, भाज्य संख्या, और एक कौन सा होता है, अभाज्य संख्या। अच्छा इसमें देखो एक कंफ्यूज और होता है, अपने पास में भाज्य अभाज्य ये हो गया अपने पास में, तो भाज्य संख्या कौन सी होगी, अभाज्य संख्या कौन सी होगी, बिल्कुल सिंपल सा है। इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करना कि भाज्य संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या क्या होगी। देखो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या की शर्त क्या है, अभाज्य। पहले अभाज्य की देखो, अभाज्य में क्या है, वह संख्या जिसमें स्वयं का एक तो खुद का, ठीक है, और एक का, स्वयं व एक का पूरा पूरा भाग चला जाए, किंतु किसी और संख्या का, किसी और संख्या का भाग न जाए। यानी केवल और केवल किसका भाग जाएगा, स्वयं का और एक का, किसी और संख्या का भाग नहीं जाए। यहां पे देखो स्वयं का चला जाए, एक का चला जाए, और कोई अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, कोई अन्य संख्या का भी भाग चला जाए। और जब भाग चला जाए तो वो संख्या कैसी होगी अपने पास में, वो होगी भाज्य। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करते हैं, देखो ऊपर में कुछ संख्या लिख लेता हूँ, पहले एग्जांपल समझने में अपने हेल्पफुल होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 और ये 10, काफी है इतनी, इनसे अपने सबको समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन 2 की, ये 2 है, क्या 2 में 2 का भाग जाता है, बिल्कुल 2 में 2 का भाग जाता है। क्या 2 में 1 का भाग देगा, बिल्कुल 2 में 1 का भाग देगा। क्या 2 में 2 के और 1 के अलावा किसी और का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 2 क्या हो गया स्वयं, 1 क्या हो गया एक संख्या, यानी 2 का केवल 1 का भाग जाएगा, बाकी और का नहीं जाएगा। तो ये कैसी संख्या है अपने पास में, ये है एक तरीके से अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अच्छा आगे बात करते हैं 3 की। अच्छा 3 में 3 का जाता है, बिल्कुल जाता है। 3 में 1 का भी जाएगा, बिल्कुल 1 का भाग भी जाएगा। तो 3 भी कैसी होगी अपने पास में, 3 भी होगी अपने पास में कैसी, अभाज्य संख्या।
बात करते हैं 4 की। 4 में 4 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल 4 में 4 का भाग जाता है। 4 में 1 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 4 में क्या 2 का भाग जाता है? बिल्कुल 4 में 2 का भाग भी जाता है। तो 4 कैसी है? एक तरीके से भाज्य, क्योंकि स्वयं एक और अन्य संख्या कौन सी थी? 2, जिसका इसमें भाग चला गया। ऐसे ही 5 की बात करेंगे तो 5 में केवल 5 का और 1 का जाएगा, तो 5 कैसी संख्या है अपने पास में? यहाँ पे 5 है, एक तरीके से अपने पास में कैसी अभाज्य संख्या। बात करते हैं 6 की। तो यहाँ पे 6 जो है, 6 में 6 का जाता है, 6 में 1 का जाएगा, 6 में 2 का भी जाएगा, 6 में 3 का भी जाएगा। तो 6 कैसी हो गई अपने पास में? कैसा हो गया? भाज्य हो गया। 7 कैसा है? अभाज्य है। 8 कैसा है? भाज्य। 9 कैसा है? भाज्य। 10 कैसा है? भाज्य। ठीक है, तो अपने पास में इस तरीके से प्रश्न आते हैं और ये होगा। अच्छा, अब देखो मैंने एक नहीं लिखा है यहाँ पे, एक मैंने अभी तक यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि एक को मैंने ऐसा कैसे रखा, एक को नहीं तो भाज्य में लिखा, नहीं अभाज्य में। क्या एक में 1 का भाग जाएगा? जाएगा। क्या एक स्वयं है? बिल्कुल स्वयं है। तो दोनों एक ही हो गए, यानी एक तो स्वयं हो गया, एक हो गया, दोनों एक ही है। इसलिए ऐसा बोला जाता है और ऐसा माना जाता है कि एक जो संख्या है, एक जो संख्या है, एक न तो भाज्य है, न तो भाज्य है, और न ही अभाज्य है। न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, यानी दोनों संख्या में ही इसको शामिल नहीं किया जाता। ये स्पेशली अलग ही होता है, इसको नहीं तो भाज्य कह सकते और नहीं अभाज्य कह सकते। तो फिर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। अच्छा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। 4 से पहले कोई भी भाज्य संख्या नहीं है, 4 से पहले कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। इस बात का भी आप ध्यान विशेष कर रखोगे। तो देखो यहाँ पे, अच्छा एक ये पूछ लेता अपने पास में, वह दो संख्याएं, वह दो अभाज्य संख्याएं जो एक साथ आती है, तो वह दो अभाज्य संख्याएं एक साथ आती है, वो 2 और 3 होती है। कौन सी होती है? 2 और 3 होती है। यानी ये लगातार आने वाली एकमात्र दो संख्या ऐसी है जो अभाज्य होती है, 2 और 3। 2 और 3, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। बाकी और संख्याओं में किसी न किसी का भाग करा जाएगा, वो नहीं होती है। पर एकमात्र 2 और 3 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, एक साथ लगातार आने वाली भाज्य संख्याएं होती है। और एक को नहीं तो भाज्य कहेंगे और नहीं अभाज्य कहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सेशन अपने पास में था, वो था हमारे पास में 4 चीजें अपने को समझने को थी। 4 चीजें कौन कौन सी थी? कि हम एक तो डिजिट्स के बारे में पढ़ रहे थे, एक तो किसके बारे में पढ़ रहे थे? एक तो हम पढ़ रहे थे डिजिट्स के बारे में, और एक पढ़ा बेस वैल्यू और डिजिट्स, एक प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स, एक पढ़ा हमने नंबर, यानी अंक, किसी अंक का जातीय मान और किसी अंक का स्थानीय मान और संख्या, इनके बारे में हमने आज इस लेक्चर में पढ़ा है। अब इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो कल अगली वाली क्लास में हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ क्लास में चर्चा तो करेंगे और साथ ही साथ में अपन और क्या करेंगे, और अपन आगे वाला जो पोर्शन है, जो भी हम टॉपिक लेंगे इसी का, संख्या पद्धति का आगे वाला, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और YouTube पर जाकर इसको लाइक करें, बार बार देखें, और अपने दोस्तों को भी बोले कि इस चैनल को लाइक करें, क्योंकि हमारा जो ज्ञान ज्योति एजुकेशन का चैनल जो है, आपको YouTube पे जो क्लास मिलेगी वो किस पे मिलेगी? ये है ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति एजुकेशन ग्रुप, एजुकेशन ग्रुप इस नाम से चैनल है। उसके ऊपर जाओ और जाकर आप हमारे जो लेक्चर है, जो अपने पास डेमो क्लास है वो देखो, या आप क्या करो, ज्ञान ज्योति एजुकेशन ग्रुप नाम से हमारे पास में प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है, और उस प्ले स्टोर के ऊपर जो ऐप है, उस प्ले स्टोर के ऐप के ऊपर जाके वहां से आप ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर भी आपको डेमो क्लास मिलेगी। साथ ही साथ में वहां पर डेली करंट अफेयर्स और क्यूज मॉक टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे आप आराम से अपने एग्जाम की अच्छी लेवल की तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा कि आज का लेक्चर हमने कैसे पढ़ा है और कितना पढ़ा है। अब आगे जो हमने पढ़ा है इसी को हम क्वेश्चनों के रूप में कल देखेंगे, और कितनी गहराई तक पढ़ा है वो अपने को कल पता चलेगा, क्योंकि आज तक केवल हमने थ्योरेटिकल पोर्शन किया है, बस कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन अपने जो डाउट वाले होते हैं केवल उन पे हमने चर्चा की है। और आगे वाली क्लास में क्या करेंगे, हम कंप्लीटली पूरा का पूरा क्या करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद
और आप अपने दोस्तों को जरूर बोले, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।